Assalamualaikum and a very warm welcome. You're watching Good Morning Public with me और आप सब मुझे कहते हैं सोहा अफजल। A brand new day, a brand new week with Good Morning Public। मुझे लगता है वक्त जो है ना वो किसी के लिए भी नहीं रुकता। टाइम वेट्स फॉर नो वन। तो सैटरडे, संडे या फ्राइडे या वीकेंड आपका कैसा गुजरा, जो गुजरना था वो गुजर गया। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू थॉट्स और नया दिन शुरू करते हैं। और आप हरमीत के पास चलते हैं इस्लामाबाद में कि उनसे पूछते हैं उन्होंने अपना नया दिन और नया वीक कैसे शुरू किया। तो हरमीत, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सो आपने दुरुस्त फरमाया कि वाकई में जो गुज़र गया सो गुज़र गया। जो हो रहा है उस लम्हे को अच्छी तरीके से जियो और जो होने वाला है उसकी फ़िक्र छोड़ो तो तभी ज़िंदगी है। बहरहाल कल हमने देखा पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ एहतजाजी रैलियाँ या आप ये कहें कि यौम कश्मीर जो है वो मनाया गया। और ख़ासकर इस्लामाबाद की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसी के साथ साथ कल एक बहुत बड़ी ख़बर जब आई तो टेलीविज़न स्क्रीन पर हम देख रहे थे और सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे कि साबिक़ सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो है वो तवील अलालत के बाद इंतकाल हुआ। वैसे सुहा हर शख्स की अपनी एक राय होती है और कहीं ना कहीं मुझे वो दौर भी याद है। और मैंने परवेज़ मुशर्रफ साहब, क्योंकि उस ज़माने में जब हमने मैट्रिक पास किया तो हमें बड़ी खुशी थी कि मुशर्रफ को कहीं स्पीच करते देखें और उसके लिए हमें अपने गांव से एबटाबाद आना पड़ा। और वो रश भी मुझे याद है कि वो एक मकबूलियत जिस किस्म की उनकी थी। और जब वो ये मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो वो वक्त भी मुझे याद है, मैं 5th जमात में था जब हमारे टीचर ने हमें बताया कि परवेज़ मुशर्रफ नामी शख्स आ गया, नवाज शरीफ साहब चले गए हैं। तो मुझे उस वक्त तो ना हमें इतनी समझ थी ना पॉलिटिक्स की। बहरहाल हमें ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब चले गए। लेकिन हाँ, जब थोड़ी बहुत अखबारें देखते थे, चीज़ें देखते थे या ख़बरें देखते थे तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि जितनी जमातें थीं उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को उस टाइम में वेलकम किया था, जो आप आज बड़ी जमहूरी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल इस दौर को अगर हम देखें, मुझे याद है कि जॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा थी। 8 अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो 8 तक आप ये देखें ना कि अभी तक पाकिस्तान के कभी इस किस्म की जीडीपी की ग्रोथ हुई नहीं है। फिर फॉरेन पॉलिसी की मैं अगर बात करूं तो इस बंदे ने एक तनहा बड़ी कमाल की इन्होंने पाकिस्तान को डिफेंड किया। हिंदुस्तान के टेलीविज़न पर ये हमेशा छाए रहे और हमने ये देखा कि रोज़गार की जो शरह थी, यकीन माने कि गांव का अगर किसी ने उस वक्त मैट्रिक भी किया है ना तो उनको कहीं ना कहीं जो है वो जॉब उनको मिल जाती थी और बड़े लोगों ने बहुत कुछ कमाया था। मुझे परवेज़ मुशर्रफ का दौर इसलिए याद है कि एक सुनहरी दौर जो मैंने देखा है उसके बाद फिर जिस किस्म के हालात बने वो एक अलग सिचुएशन है। या हम आइन तोड़ने की बात करें या दीगर मामलात की बात करें, लेकिन अगर मैं उस दौर को याद करता हूँ तो यकीनन खुशहाली का दौर था। और पाकिस्तान आप इस चीज में एक और चीज ऐड कर लें, यहाँ पे ज़लज़ला हुआ तो जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात को दरअसल यहाँ पे इंटरप्ट करके सेकंड करना चाह रही हूँ। वो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आप जितनी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम या मौजूदा माशी बदहाली जो इस वक्त मुल्क में है उसकी निस्बत तो हमें वो सुनहरा तरीन दौर ही लगता है। हम उनके अगर सियासी करियर पर नज़र डालें तो आप देखें कि 1998 में जब उन्हें आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया और उसके बाद वो फिर सदर पाकिस्तान रहे। 99 का आप देखें उनके सियासी करियर को जो लोग अगर अभी तनकीद कर रहे हैं तो आपको पता है कि उनके सियासी कल्चर पर ही कर रहे हैं। अदरवाइज एज अ पर्सनालिटी अगर उनको देखा जाए, बहुत सारे सहाफ़ियों से मेरी बातचीत हुई है जिनकी उनकी मुलाकात हुई है, वो एक आम स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं कि आर्मी चीफ थे या सदर पाकिस्तान थे, बड़ा एक चिल किस्म की पर्सनैलिटी थी उनकी। और जब उनसे दुबई में उनके घर जाके मुलाकात करते रहे लोग, इंटरव्यूज़ करते रहे, तो एज ए इंडिविजुअल ही इज़ द बेस्ट मैन सो फार। अपनी नेचर को दो चीज़ों का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा सोहा। आज अगर आप और मैं बैठे और अपने इजहार राय का ख्याल कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट परवेज़ मुशर्रफ को जाता है कि उन्होंने प्राइवेट चैनल को जो है वो इजाज़त दी, लाइसेंस दिए और फिर जॉब्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने बनाई। अगर मीडिया इंडस्ट्री की मैं बात करूं, पहले एक पीटीवी होता था और वहाँ पे सिर्फ वो कहीं ना कहीं कुछ खबरें होती थी, वो उस पर ही हमारा जो है वो गुजारा चलता था। लेकिन अब मुख्तलिफ प्रोग्राम आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। और दूसरी बात जो ख़वातीन के हवाले से मुख्तलिफ ऐसे बिल्स जो मैंने सिविल गवर्नमेंट में नहीं देखे वो उनके दौर में। और ख़वातीन की नशस्त की बात की जाए, पार्लियामान में उनकी
की जो है नुमाइंदगी की बात की जाए, सबसे बड़ी कैबिनेट जो थी वो परवेज मुशर्रफ ने बनाई थी, उसमें खवातीन की बहुत बड़ी नुमाइंदगी थी। माइनॉरिटी के हवाले से जो इक़दामात परवेज मुशर्रफ साहब ने किए थे वो बेमिसाल थे। और आपको याद होगा कि पहले क्रिश्चियन अलाउ थे, लेकिन आर्मी में सिखों के लिए जाना और हिंदुओं के लिए जाना बड़ा मुश्किल था। वो रास्ता भी इन्होंने हमवार किया और कहीं ना कहीं हमारे सिख और हिंदू भाई जो हैं वो भी पाक आर्मी में शामिल हुए। तो ऐसे बेपनाह खिदमात हैं जिन्होंने खवातीन, माइनॉरिटी और पिसे हुए तबकात के लिए इन्होंने की। और मीडिया इंडस्ट्री अगर आज खड़ी है और मुख्तलिफ चैनल को लाइसेंस इशू होते हैं तो ये क्रेडिट किसी सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं जाता। सिविलियन आज भी घबराते हैं। आपको इमरान खान का साहब का दौर याद है कि फवाद चौधरी साहब जब वजीर इत्तलात थे तो उनकी कोशिश थी कि कुछ उनके जो यूट्यूबर है जो उनके गुण गाते हैं उनको ही जो है यूट्यूब पर या उनको फंडिंग गवर्नमेंट से की जाती थी। बाकायदा लाइसेंस तक मनसूख कर दिए गए थे मुख्तलिफ चैनल्स के। हमारे इश्तिहारात में जिस किस्म की कटौती हुई, जिस किस्म से जो है सहाफ़ी बेरोजगार हुए, वो हमने इमरान खान साहब के दौर में देखा। आप देखें कि वो रिवर्स केयर जो मीडिया इंडस्ट्री को लगा है की दौर याद आता है और वो है परवेज मुशर्रफ साहब का। और आपको पता है मीडिया के फ्लरिश होने का 2005 का वक्त मुझे भी याद है, जब मैं इंडस्ट्री में आना चाह रही थी या इंडस्ट्री में भी स्टडीज कर रहे थे हम लोग ना, लेकिन वो दौर याद है जब 2005 से लेके ऑनवर्ड मीडिया फ्लरिश किया था। एक पीक देखी है हमने मीडिया की। पिछले 10-20 सालों में किसी और फील्ड ने इतनी तरक्की नहीं की थी कंपैरेटिवली जितनी मीडिया ने की थी। अब जमहूरियत, क्या बात है, आप देखें कि तमाम चैनल्स पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये जो एक बयानिया है, ना सिर्फ उन्होंने खुद इसको चरिश किया है बल्कि तमाम तर लोगों के दिमागों में, अवाम के दिमागों में, सहाफ़ियों के दिमागों में भी इसको इंडल्ज किया है। बट ऑल दो और बहुत सारी चीज़ें, आइन के बारे में भी बात की जाती है, 52B जो है जिसके तहत अब मौजूदा हालात में आप देख सकते हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार या इस पर जो कॉल है वो अब सदर पाकिस्तान की है। ये भी उनके दौर में ही हुआ। 1999 मुल्क का आखिरी मार्शल लॉ भी उनकी जानिब से ही लगाया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक दौर का नाम था परवेज़ मुशर्रफ जो कि ख़त्म हुआ, अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनको गरीक रहमत करे। अभी उनकी फैमिली इस बारे में सोच रही है कि उनको पाकिस्तान लेकर आया जाए या नहीं। बहरहाल वो बहुत एक तवील अरसा अलालत में रहे हैं, परेशान रहे हैं, बीमारी में रहे हैं और अब वो जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो उनके लिए आप सबको भी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी सुबह सुबह आपको पता है हरमीत, ऐसी ख़बर आई जिसने दिल को बड़ा परेशान किया, बड़ा दुखी किया। तुर्की और शाम की अगर हम बात करें तो 7.9 शिद्दत का ज़लज़ला जो है वहाँ पर 1 मिनट तक रहा और इसकी गहराई बताई जा रही है 17.9। और शाम और अगर हम तुर्की की बात करें तो कुल मिला के अब तक जो कैजुअलिटी सामने आ रही हैं वो 95 हैं, मतलब 95 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। और इसमें अगर हम तुर्की का देखें तो 53 अब तक कहा जा रहा है, 53 लोग जान की बाजी हार चुके हैं, शदीद ज़ख्मी है कई, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, कई मलबे तले दबे हुए हैं। और अगर हम शाम की बात करें तो 43 अफराद जो हैं वो शाम में हैं जो कि हलाक हो चुके हैं। बड़ी बड़ी इमारतें हैं। गाजी अंतब को मैंने खुद भी विज़िट किया हुआ है तो मुझे पता है कि वो एक ऐसा इलाका है जैसे आप पाकिस्तान में पेशावर को कह दें। बड़ी स्टॉक मार्केट है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर थोक के हिसाब से मार्केट है और वहाँ पर बड़े बड़े बल्क में लोग बिजनेस करते हैं। वो एक मार्केट लोकेटेड है गाजी अंतब, और गाजी अंतब के बाद जो है ना वो बॉर्डर शुरू होता है शाम का। तो जब मैं वहाँ शामी पनाह गज़ीनों को मिलने के लिए गई तो वो सारा स्केच मुझे याद है कि कितना खूबसूरत वो पूरा एक सूबा है उनका गाजी अंतब जिसकी मैं बात कर रही हूँ। उसका एक शहर है जिसको मरकज़ कहा जा रहा है और क्योंकि शाम का बॉर्डर वहाँ पे है तो शामी लोग भी इससे शदीद मुतासिर हुए हैं और तुर्की के रहने वाले लोग, गाजी अंतब के सूबे के रहने वाले लोग ख़ास तौर पर इससे मुतासिर हुए हैं। और हरमीत अब तक जो है वो हलाकतों की तादाद 95 हो गई है। ज़ाहिर बात है कि जब इस किस्म से कुदरती आफात आते हैं और फिर इंसानों, क्योंकि इमारतों की अगर मैं बात करूं नुकसान कहीं ना कहीं भर जाता है, लेकिन अगर किसी इंसान की जान जाती है तो यकीनन वो तकलीफ़, वो दुख जो है वो हमेशा के लिए रहता है। और आज ये जो जिस किस्म की आफत आई हुई है वहाँ पे और जिस किस्म की हलाकतें हुई हैं, यकीनन हम इस दुख की घड़ी में हम अपने तुर्की और शाम के भाइयों के साथ हैं। लेकिन अगर हम देखें, आपको याद होगा इससे कबल भी इंडोनेशिया में भी इस किस्म का ज़लज़ला आया था और कई इमारतें जो हैं ज़मीन बोस हो गई थी और हलाकतों की तादाद जो थी वो भी ज़्यादा थी। और हम फिर दोबारा हम देखते हैं कि दोबारा
जो है इस अमल को, इस मामलात को, इस इमारतों को ठीक करना, इन सारे सेटलिंग में बड़ा टाइम भी लगता है, कहीं ना कहीं काफ़ी वक्त दरकार होता है। हम अगर अक्टूबर की बात करें 2005 की, तो आपको याद होगा कि जिस किस्म की तबाही कश्मीर से लेकर शांगला तक और सवात और इन तमाम तर इलाकों को हमने देखा था कि ज़मीन बोस हो गए थे। और ख़ासकर हम जब जाते हैं रावलाकोट और इन इलाकों की तरफ, एबटाबाद और इस्लामाबाद में भी जो है यहाँ पे मारकला टावर जिस तरह ज़मीन बोस हो गया था, तो फिर आज तक उनकी जो है आबादकारी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही हैं और इंसानों का जो ज़िया हुआ, और फिर जो मासूम बच्चे जो थे वो बिछड़े अपने माँ बाप से और कहीं ना कहीं कुछ फैमिली इमारतों के अंदर ही दब गई। और ये सिलसिला हमने यहाँ पे देखा, वो उस मंज़र का मैं ख़ुद गवाह हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मेरे इलाके में, मेरे शांगला में, मेरे आसपास पड़ोस में जिस तरह घरों में लोग दब गए थे और बहुत सारी लाशें हमने ख़ुद निकाली। तो ये वाकई में अगर मैं तुर्की की बात करूँ, शाम की बात करूँ, इंतहाई अफसोसनाक। एक तरफ तो हम शाम की बात करें, वहाँ पे जिस किस्म की सिचुएशन है, जिस किस्म के हालात हैं, फिर आप गई हैं ग्राउंड पे, आपने चीज़ें देखी हैं, तो यकीनन और फिर इस किस्म की चीज़ें आ जाएँ तो ज़ाहिर बात है मुश्किलात कम होने के बजाय ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना पड़ेगा कि जब भी पाकिस्तान पर वो ज़लज़ला हो या सैलाब की सी सूरत हाल हो, तुर्की, चीन, ये ऐसे दोस्त ममालिक रहे हैं हमारे जो हमेशा बढ़ चढ़ कर हमारी मदद के लिए सामने आए हैं। अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो है उन्होंने गहरे दुख का इजहार किया है और मदद करने के लिए भी कहा, चूँकि हमारी मौजूदा सूरत हाल वो सियासी हो या फिर माशी हो, वो नहीं ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में मुखय्यर हज़रात जो पाकिस्तान में जिस तरह से बंद पड़े, आप मदद ज़रूर करें क्योंकि इन्होंने हमेशा मुश्किल में हमारी मदद की है। अल्लाह पाक भी उनकी मदद फरमाए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अपने टिपिकल रन डाउन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि टॉप स्टोरीज में हमने आप गुड मॉर्निंग पब्लिक में आज क्या क्या डिस्कस करना है आपसे टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल, आपको पता है आजकल हर जगह मरियम नवाज आपको एक्शन में नजर आ रही हैं। अब मरियम नवाज जो है वो उन्होंने अब ये टास्क दिया है कि नून लीग के जितने भी नाराज अराकीन हैं उन सबको मनाया जाए। रही बात IMF की, तो 9 फरवरी तक IMF जो है वो उनके चीफ पोर्टर जो है वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं। और अभी शहबाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि एक एक ढेले की सब्सिडी को भी काउंट किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली आवाम की या फिर बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी सब्सिडीज़, तो तमाम जितनी भी फील्ड्स हैं उनकी सब्सिडीज़ को ही देखा जा रहा है। ऑल दो शाहिद खाकान अब्बासी के जो इस्तीफ़े है उसके बाद अब ये टास्क दिया गया है कि नून लीग के नाराज़ अराकीन को ढूंढ कर लाया जाए, मनाया जाए, उनकी बातें मानी जाएँ। ऑल दो ये टास्क कैसे कंप्लीट होगा, किस किस को दिया गया है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि फ़िलहाल पाकिस्तान में या पूरे दुनिया में आपको पता है ट्रेजेडी जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, उसके बाद वी फाइनली स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान। और ई-कॉमर्स जितना एक्सपैंड हुआ है इस टाइम पीरियड में 2 से 3 सालों में, हरमीत लोगों ने बहुत अच्छे से कमाना शुरू किया है। फ्रीलांसिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। तो ई-कॉमर्स जो बिजनेस ई-कॉमर्स में नहीं भी इंडल्ज थे, नहीं भी इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना चाहते थे, अब उन्हें लगता है कि एक फिजिकल पूरा बिजनेस होने के बावजूद भी हमें इंटरनेट पे अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी चाहिए। तो ई-कॉमर्स जो है वो कितना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ और हो सकता है हम इतना ज़रिए मुबादला से कमा सकते हैं, इस पर आज टेक्निकलिटीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको आज की टॉप स्टोरीज में भी बताएंगे कि विकीपीडिया की खबर हरमीत आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, PTA की जानिब से गुस्ताखाना जो मवाद है उसको नहीं हटाया गया विकीपीडिया पर, जिसके बाद ये ब्लॉक किया है PTA की जानिब से। अब इस पर क्या सूरत हाल है, और आप जानते हैं गुस्ताखाना मवाद जो है उस पर स्वीडन का जो सूरत हाल थी वहाँ पर तुर्की में भी बहुत एहतजाज किया गया, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी और मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। लेकिन अब ये जो ब्लॉकेज हुई है इस पर हम बात करेंगे आज के सेगमेंट में डिटेल में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल हम बहुत ज़्यादा भी नेचुरल तरीके से खाने की कोशिश करें, वो सब्जियां हों, फ्रूट्स हों, सैलड्स हों, रोटी हो, चावल हो, व्हाट्सएवर, लेकिन वो जो ग़िज़ाइयत हमेशा हुआ करती थी खानों में, क्योंकि उसकी जो मेकिंग है, जो प्रोडक्शन है, वो इस अंदाज में होती थी कि ग़िज़ाइयत जो है इन तमाम चीज़ों की बरकरार रहती थी। अब ये सब कुछ खाने के बावजूद भी बॉडी में वाइटामिन्स की शदीद कमी है, जिसकी वजह से बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है, मिसाइल भी हो जाते हैं, इम्यून भी नहीं ठीक होता, बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो वाइटामिन्स अब आपके जो
है मिनरल्स वो लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर लेने हैं तो कौन कौन से लेने हैं। हर किसी दूसरे बंदे को देख के शुरू नहीं हो जाना कि ये रिव्यू अच्छा है सोशल मीडिया पे, चलो ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ऐसे नहीं। तो वाइटामिन जो है वो कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, कब कब करने चाहिए, किस एज में करने चाहिए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज के रन डाउन में। लेट्स टॉक अबाउट आर डेली डोज। आर डोज देते हैं जनाब आपको। पहली मंडे की जो डोज है वो हम आपको देंगे। आप इमेजिन करें हरमीत, इस्लामाबाद की एक सड़क हो और आप उस पर उस स्पीड से जा रहे हो जिस स्पीड पे होना चाहिए, जो कि मैं नहीं करती। मेरे जितने चालान ओवर स्पीडिंग पे हुए हैं ना, जो कि गलत बात है, मैं कन्फेस कर रही हूँ इसको ऑन स्क्रीन। आपकी जो एक इतदाल वाली, जो एक एक्यूरेट, जो एक डिमांडिंग आपकी रफ्तार होती है वो होगी, तो ये वो सड़क है जो गुनगुनाना शुरू कर देगी, और ये वो सड़क है जो आपको और ज़्यादा स्मूथ आपका ट्रैवल कर देगी। और ये सड़क जो है वो काफ़ी वायरल है। वैसे तो ये खबर पहले भी बहुत ज़्यादा वायरल होती रही है, लेकिन एक बार फिर से गर्दिश में आई है और ट्विटर पर ये वीडियो जो है वो शेयर की गई। एक ऐसी सड़क जो अमेरिका के किसी शहर में है कि अगर आप अपनी स्पीड को कम करेंगे और जो रिक्वायर्ड स्पीड है उस पर रहेंगे, तो ये सड़क आपको और ज़्यादा इंजॉयमेंट कराएगी और ज़्यादा गुनगुना के दिखाएगी। इस्लामाबाद में होना चाहिए हरमीत। देखिए कहीं ना कहीं आपको इस्लामाबाद में होती तो इस पर भी फतवा लग जाता सड़क पे। लेकिन अगर हम देखें बाहर दुनिया को, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जैसे अब यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो अभी भी रोटी और पानी बिजली से हम नहीं निकले, लेकिन बाहर दुनिया जिस किस्म से तरक्की कर रही है और अपने इंसानों को जो है किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे रिलैक्स करने के लिए कोई नित नए चीज़ें जो है वो सामने ले आती है। अभी सड़क की जब वीडियो आई तो वाकई मैं भी शौक हो गया कि भाई कहीं ना कहीं सड़क गुनगुना रही है। और आप ये देखें कि आप ड्राइव कर रहे हैं अपने मज़े में, अपनी मौज में, और कहीं ना कहीं गुनगुनाना कहीं और से आ रहा है, तो एक अलग वो फील होती है, अलग उसका एक मज़ा होता है। और यही वजह है कि बाहर दुनिया की अगर हम बात करते तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जिस पर काम होता है कि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा या उसका या उस एक अच्छे लेवल में, एक अच्छे उस मुकाम पर एक इंसान को पहुंचाना है कि कहीं ना कहीं वो कंफर्ट फील करे। yes. और कंफर्ट जोन उसको देने के लिए ये सड़क बनाई है। और मौसीकी की बात करें, वैसे भी हम जब गाड़ी में जाते हैं, कहीं सफ़र करते हैं, मौसीकी का तड़का ना हो तो ज़िंदगी फीकी होती है। और आपको पता है हरमीत, कहा भी तो ये जाता है ना कि जिन कौमों को आपने देखना है कि वो कितनी ऑर्गेनाइज्ड, सिविलाइज्ड हैं, कितनी बाशऊर हैं, तो बस आप उनकी ट्रैफिक देखें कि कितनी बेहंगम उनकी ट्रैफिक है, कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं वो अपनी ट्रैफिक में। तो ऑल दो अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए कि आपने ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, ये एक अच्छा टारगेट है, ये एक अच्छा इस तरह की ये कन्विंस करने के लिए आम आवाम को कि आप नई स्पीड पर रहेंगे तो आपको म्यूजिक इर्द गिर्द सुनाई देगा। ऑल दो रिपब्लिक बैंड है, उसके मशहूर गुलकार है जिनके नाम पर इस सड़क को रखा गया है। 67 इस सड़क का नाम है और ये सड़क जो है दुनिया भर में बड़ी मशहूर है। दोबारा से वायरल हुई, हमने कहा आपको दिखा देते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर है सुपर गाय के बारे में। सुपर गाय, सुपर से भी ऊपर। मैं आपको बताती हूँ सुपर से ऊपर इसलिए क्योंकि सालाना 18 टन दूध देने वाली ये सुपर गाय की क्लोनिंग की जा रही है। चीन का काम है जनाब। चीन की एक यूनिवर्सिटी है जिनके तमाम मुहक्किकीन और रिसर्चर्स ने मिलकर इस पर काम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि 80% जो है ना वो चीन में सारी गायें जो है वो ख़रीदी जाती हैं, वहाँ पर मौजूद नहीं है। इसीलिए अब उन्होंने इस चीज़ का फैसला किया है कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने के लिए हम इसकी क्लोनिंग करेंगे। और करने के बाद हमने ये किया है कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर 50 किलो हरमीत और सालाना 18 टन दूध देने वाली ये सुपर गाय जो है वो उसका मुशाहिदा कामयाब हो चुका है। और अब अगले आने वाले साल में ये ख़रीदना कम कर देंगे। कितनी अच्छी बात है। अच्छा सोहा, वैसे हम देख रहे हैं कि इस हवाले से भी ना बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। चाइना की अगर बात करें तो आपको याद होगा एक खबर यहाँ से उल्टी गई कि पाकिस्तान जो है वो गद्दे यहाँ से वो एक्सपोर्ट करेगा। और वो आपको पता है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, कोई $5 अरब की इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन फिर चाइना में जाहिर बात है कि गद्दे का जो गोश्त है वो बड़ा लजीज किस्म का वो समझते हैं कि बड़ा लजीज होता है और बहुत ज़्यादा महंगा भी बिकता है उसका जो बर्गर है। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ अद्वियात में और चीज़ें जो है उसका इस्तेमाल भी होता है। लेकिन अब जब ये एक्सपोर्ट की बात आई और यहाँ पे बिल पास होने लगा तो फिर कुछ अपोजिशन के लोगों ने उसमें ये कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और कुछ फतवा भी जारी हुआ। बहरहाल, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि भाई चाइना जो है अब कोशिश कर रहा है कि जहाँ जिस इंडस्ट्री में उनको कहीं ना कहीं नुकसान है और उसको दोबारा पुर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे इक़दाम करें। उनके साइंटिस्ट जो हैं
तो उसका फ़ायदा उस इंडस्ट्री को हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि दूध की किल्लत जो है, अब आम तौर पर हम पहले देखते थे कि दूध बहुत ज़्यादा होता था पाकिस्तान में भी, मुख्तलिफ शहर खासकर देहातों में तो मिल जाता था, लेकिन शहरों में बड़े मुश्किलात और केमिकल से भरपूर होता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाइना जो है उसकी कोशिश है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक क्या करते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो हेल्थ के पर ज्यादा कम तवज्जो और वो जो खुराक है यानी उसको प्योर बनाने के लिए उस पर ज्यादा कोशिश करते हैं। तो चाइना भी अब वही कोशिश कर रहा है जो कनाडा ने की, जो दीगर तरक्की पजीर ममालिक ने की, कि हेल्थ के बजाय जो बजट हम हेल्थ पे लगाते हैं उसके बजाय हम इंसानों की खुराक पर लगाएं, ताकि उनको एक अच्छी खुराक मिले और वो बीमार कम हो तो वो हॉस्पिटल की तरफ कम जाएंगे। और आपने सुना नहीं है कि वो कहते भी तो यही है ना, अंदाजा लगा लें, वन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर्स अवे। तो आपने अगर खाना अच्छा खाना है तो इसका मतलब डॉक्टर से आप खुद ही दूर रहेंगे। तो महकमा सेहत को ज़्यादा बेहतर करने की बजाय उन्होंने खुराक को और अपनी फूड इंडस्ट्री को बेहतर किया ताकि लोग जो हैं वो सेहतमंद हो, तो अस्पतालों का रुख ही ना करें। इसीलिए आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। सुबह सुबह उठ के आप नान चने और इसका नाश्ता ना करें, हैवी पराठे ना खाएं, अच्छे से नाश्ता करें और नाश्ता करके अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। बिला वजह खाबों के शौकीन बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, इससे सेहत ख़राब होती है। हर रोज़ नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा आपको टिप दे देती हूँ। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, लास्ट खबर आपको देते हैं। कभी कभार खाना चाहिए। जब हरमीत पाजी लाहौर आएंगे फिर हम उनको इस तरह का नाश्ता कराएंगे, लेकिन वो आते नहीं है ना लाहौर। अब तो अब्दुल रऊफ साहब की कमी पूरी करने के लिए मैं इनको कन्विंस कर रही हूँ, हमारी पूरी टीम, कि आप लाहौर आ जाओ। हो सकता है कि ऑडियंस की बात मान जाए, आप भी इसरार कीजिएगा जो इनके फैंस इनको देख रहे हैं कि लाहौर आ जाए, ताकि हम दोनों इकट्ठे स्क्रीन शेयर करें और फिर हम ज़्यादा आप अम्यूज होंगे हमारी स्क्रीन शेयरिंग से। और तो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखिए हरमीत। मैं तो समझती हूँ कि आप और मैं इस्लामाबाद लाहौर क्या चले, दोनों चीन ही चलते हैं। अब ये नोटों का पहाड़ है, अब ये कहाँ पे है मैं बताती हूँ आपको। तो चीन को चलिए, चलते हैं तो चीन को चलिए। अब ये चीनी कंपनी है जनाब, खबर देते हैं आपको, जहां पर मुलाजिमीन को 2 अरब रुपए का बोनस दिया गया है। ये एक बोनस जो है बेसिकली एक पहाड़ बनाया, पाकिस्तानी 2 अरब रुपीस बनते हैं ये। और वहाँ पर चीनी कंपनी जो है उन्होंने क्या किया, अब अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया, उसमें मैनेजरियल भी है और उसमें क्लर्क भी हैं, जितने भी आपके तमाम तरह एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि आप आएँ और अपनी पूरी झोली भरे, जितनी भर सकते हैं उसको भर के ले जाए। वाह भाई वाह। अब एक तो बंदा इतना होशियार था कि वो तो खुद आया, सारे 2 दोस्तों को भी ले आया कि तुम मेरी मदद करो, तुम भी पैसे उठाओ यहाँ से। तो ये 2 अरब बोनस था सिर्फ, फ्रॉम नो वेयर, लाइक आपकी कोई पे नहीं, कोई सैलरी नहीं, सिर्फ बोनस। तो हरमीत ये छोटा ही पहाड़, थोड़े छोटे साइज का ही, लेकिन होना चाहिए पाकिस्तान। वैसे नहीं, वैसे बड़ी खुशी होती है जब सैलरी के साथ साथ आपको बोनस मिलता है ना, और आपको पता नहीं होता कि भैया बोनस भी मिलने वाला है। हाँ। सो उसकी वो जो खुशी होती है वो ऐसे दुबाला हो जाती है। और लेकिन ये इसको देखें ना आप, कितना सियाना है कि भैया 2 दोस्तों को भी साथ लेके आके झोली भर के लेके जाना है। मैं आपने भी भरनी और मैंने भी भर के लेके जानी है। लेकिन बहरहाल जाहिर बात है कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पे कोई कंपनी, वहाँ पे मुलाजिमीन एक अच्छा काम करते हैं और कहीं ना कहीं कंपनी को जो फ़ायदा पहुँचता है, तो कंपनी का भी ख्याल ये होता है कि अब मुलाजिमीन का भी ख्याल रखा जाए। और इसी वजह से हम देखते हैं कि फिर वो काम में हम देखते हैं कि ज़्यादा दिल लगता है। हाँ, और कहीं ना कहीं वही लालच भी रहती है कि भैया अगर ज़्यादा काम किया तो ज़्यादा पैसे आ सकते हैं। एप्रिसिएशन से वैसे आपका खून डबल हो जाता है, लेकिन अगर एप्रिसिएशन बोनस की सूरत में हो तो फिर तो आपका काम करने का दिन रात ही दिल करेगा। तो ये अच्छी खबर थी, हमने सोचा आपको देते हैं। क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली इस पॉलिटिकल सेगमेंट में आमिर खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर, मरियम नवाज इन एक्शन नज़र आ रही हैं हमें काफ़ी ज़्यादा, और आपको पता है कि वो काफ़ी चीज़ों को कैलकुलेट भी कर रही हैं। शाहिद खान अब्बासी के इस्तीफ़े के बाद अब उन्होंने ये टास्क दिया है कि नून लीग के जितने नाराज़ अरकान हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए और उन्हें मनाया जाए। आपको तादाद कितनी लगती है, कितने अरकान हैं जो नाराज़ है, जो ऑन एयर ऑन नहीं आ रहे अभी हमारे पास? नहीं, कारकुन तो खैर ज़्यादा नाराज नहीं होंगे, लेकिन नून लीग के जो रहनुमा हैं वो उनमें हमें लगता है खासी बदली फैलेगी और भी कुछ लोग ऊपर नीचे होंगे, ये शफलिंग होगी, क्योंकि मरियम नवाज साहब अपनी टीम को आगे लेकर आएगी ना। अभी एक चीज आएगी, अगर इलेक्शन हुआ तब उसका पता लगता है। जब बलदियाती इलेक्शन हुआ कि पंजाब में हमजा खासतौर पर लाहौर में और इधर हमजा शहबाज की जो टीम है वो भी पीछे जाएगी, क्योंकि इंटरनल एक कॉन्फ्लिक्ट और भी चल रहा है ना मरियम नवाज साहबा का और हमजा शहबाज का। वो एक अगली लेगेसी शरीफ खानदान में अगली नस्ल की जो एक लेगेसी लेने का जो एक कंपटीशन है वो भी अब ज़ाहिर अपनी जगह है ही। तो मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर लीडर तो हुई है, उनकी हमायत और पूरी सपोर्ट मरियम नवाज के साथ है। तो फिर लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये इनके लिए फिर बिल्कुल साइड होना आसान नहीं है,
लेकिन जो जो होगा ये चीजें आगे बढ़ेगी। लेकिन पर उसमें असल जो सब बात ये है कि अभी उन्होंने जो किए हैं, बावलपुर भी गई, वहां तो खासा मायूस रहा और मुख्तलिफ जगहों पे कर रही हैं वर्कर। अब वो जलसों की जगह पे वर्कर कन्वेंशन से गुजारा करने की कोशिश करे, उससे भी बात बन नहीं थी। अब आप देख रहे हैं तो नैरेटिव हम सब लोग सुन रहे थे, वही उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है कि जनरल बाजवा को का नाम लेकर उन पर तनकीद करना और साथ इमरान खान पे भी और सारा। और आप ये देखिए ये क्या लहजा है पॉलिटिशियंस का कि भी यदि अगर वो पॉलिटिकल अपोजिशन जमात अगर एहतजाजी तहरीक करके जेल भरो की बात कर रही है तो हुकूमत को जो सियासी जमात है उसको, तो सियासी जमातें हैं बल्कि मजमू है पूरा 13 जमातों का, उनको तो इस पे परेशान हो जाना चाहिए कि जेलों की और इसकी बात क्यों हो रही है। उनके उल्टा खदशात को दूर करना चाहिए। उल्टा बड़े फखर से खुशी से कहते हैं आप जमानतें कैंसिल कराएं, जेलों में जाएं। और राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला है, दुनिया के किसी भी मुअत्तर जमहूरी मुल्क में कोई वजीर दाखिला से बात नहीं कर सकता। वो कहते हैं आप जेलों में जाओ, मैं आपका इलाज करूंगा। यानी इनका मकसद है मैं जेलों में तुम लोगों को टार्चर करूंगा और उसको निशाना बनाऊंगा। तो ये इंतहाई गैर जमहूरी सियासत हो रही है, बल्कि बिल्कुल कह लें कि बहुत ही बुरी मिसालें कायम हो रही है। और हमारे यहाँ मैंने तो नहीं देखा उस तरह का, उस वक्त हम बच्चे थे तो भुट्टो साहब का दौर 70s का, लेकिन वो जो पढ़ा है सुना है कि जिस तरह सियासी कारकुनों को निशाना बनाया जाता रहा, विक्टिमाइज होते रहे और झूठे और जाली पर्चे होते रहे, और उसमें और उससे पहले अयूब खान के दौर में नवाब कालाबाग ने पर्चे कराए। आज हामिद साहब ने कॉलम में लिखा कि हबीब जालिब पर पर्चे और बहुत लोगों पे, चौधरी लोहर लई पे बहस चोरी का मुकदमा भुट्टो साहब के दौर में हुआ और बहुत सारे इस तरह के जो ऐसे मुकदमे हर एक पे, और किसी ने किसी में शराब की बोतल डाल दी, किसी पे असला डाल दिया, बम बरामद करा दिया। एक जमाने में पंजाबी के बहुत मशहूर बड़े लेजेंड शायर रहे उस्ताद दामन, उनको वो एक छोटे से गुजरा था, उनका कमरा था, उसमें रहते थे, बैठक टाइप थी, उनका कहा वहां पर बम मौजूद है, बम बरामद करा दिए। तो इस तरह ऐसे ऐसे खौफनाक इल्जाम हर एक पे लगते रहे हैं, लेकिन वो ऐसे जो बिल्कुल मजाक थे, जो बिल्कुल ही अब को जिस तरह कर रहे हैं। आमिर साहब, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें नून लीग पर आज भी अगर वो आवाम में जाती है या आप भी जाते हैं या मैं माइक उठा के जाता हूं, तो हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि नून लीग जो है आवाम कहीं ना कहीं शिकवा गिला जो है वो करती नजर आ रही है, और अगर आता है ब्लेम सीधा नून लीग पर ही पड़ता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में हम पीपल्स पार्टी को अगर देखें तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, आसिफ जरदारी साहब तो बिल्कुल साइड पे रह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जो आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हम बदला लेते हैं जमहूरी तरीके से, तो क्या नून लीग से ये बदला तो नहीं था? आज जिस तरह वो मकबूल थे, जिस तरह कहीं ना कहीं उनको सीट्स भी मिल रही थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और जब से वो इक़्तिदार में है तो अब अवाम में जब वो जाते हैं तो उनको गालियां पड़ती हैं। देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये कई लोग ये बात करते हैं और उसमें यानी इस तरह की है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेकिन भारत इसमें ये वेट तो है कि पीएस पार्टी ने इक़्तिदार का हिस्सा बन के, पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा बन के फवायद तो हासिल किए हैं सियासी समराज, जैसे बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा बन गए हैं, मिनिस्ट्रीज उन्होंने ले ली हैं, अपना स्पीकर बनवा लिए और भी गैर फायदे ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने तनकीद या उस तरह का वो हिस्सा नहीं बनते। वो चूंकि ज्यादा पंजाब में हो रही है, वहाँ पे पीएमएलएन ही है, पीएस पार्टी है ही नहीं इतना ज्यादा, लेकिन एक बार डैमेज इस दफा पीएस पार्टी भी हो रही है इस सेंस में कि जो उनकी जमहूरियत की और ये बातें थी ना कि जो कि आप बर्दाश्त का, और पीएस पार्टी के वजह से अच्छा रहा ट्रैक रिकॉर्ड, खुद दिलीदीन भुट्टो साहब का भी रहा, लेकिन जरदारी साहब के दौर में भी 2008 से 13 तक सियासी कारकुनों को इस तरह की गिरफ्तारियां या विक्टिमाइज नहीं किया गया। लेकिन अब बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें उनके वजीर शामिल हैं, हुकूमत का हिस्सा है पूरी तरह, तो पीएस पार्टी की भी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर फवाद चौधरी साहब को जिस तरह गिरफ्तार किया गया या उससे पहले आदम स्वाति वगैरह को, चले उसमें तो हम दूसरे पर भी हिस्सा डाल देते हैं, लेकिन बहरहाल पीएस पार्टी हिस्सा है सारे खेल का। और अभी जो शीख के साथ हो रहा है या और भी गिरफ्तारियां होंगी उन सब में पीएस पार्टी हिस्सा है इसका। असल में प्रवीत पीएस पार्टी जो है अगले इक़्तिदार के लिए इस वक्त बात ये हो रही है कि अगले सेटअप में पीएस पार्टी का इक़्तिदार ज्यादा बड़ा और मरकजी होगा, और मे भी प्राइम मिनिस्टर का हो या प्राइम मिनिस्टर का ना भी हो, अगली जो कोलिशन जो फेडरल में है उसमें भी और मे भी पंजाब में भी पीएस पार्टी चाह रही है कि हम हर जगह आए, बलूचिस्तान की हुकूमत वो चाहते हैं हमें मिले, और शायद मेरे ख्याल उसके लिए काफी काम आगे हो भी चुका है।
सर आपको क्या लगता है आमिर साहब, एक तरफ ये बात बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी वजीर खारजा बनने के बाद बिलावल भुट्टो ने साहब ने बहुत सारे मामला जो हैं अपनी वालदा के थ्रू जो पुराने ताल्लुकात थे वो भी सेटल करा दी, और अब ये इशारे भी मिल रहे हैं जब हम पार्लियामान की तरफ जाते हैं तो PTI के लोग भी कहते हैं कि मामला पीपल्स पार्टी के सेटल होने जा रहे। ऐसे में नून लीग की अगर मैं बात करूं तो शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि जो बर्फ थी उसको पिघालने में सबसे बड़ा हाथ जो है शहबाज शरीफ का था। एस्टैब्लिशमेंट और मरियम और नवाज शरीफ के बीच में ये जो मामला थे नून लीग के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दोबारा जिस किस्म से बयानियां वो लेके और 5 प्यारों की बात कर रही है, और 5 प्यारों में खासकर एस्टैब्लिशमेंट के लोग एक शामिल हैं, लेकिन हमने एस्टैब्लिशमेंट ये चीज देखी है कि वो अपने एक्स के हवाले से भी बात आती है तो उसको भी माफ नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये मामला जो है दोबारा गड़बड़ हो सकती है, उसका बयानिया जो है वो गैर मकबूल होगा और कहीं ना कहीं पिंडी वालों को भी पसंद नहीं आएगा? मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट इसकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, मतलब या एक कैलकुलेटेड है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पंजाब में असल नवाज शरीफ साहब को एतमाद यह है कि पंजाब में हम गेम अपनी बना लेंगे, और अगर इमरान खान कमजोर हुए तो असल मसला इमरान खान को नैल करने जा रहे हैं बिल्कुल। और साथ ही जिस तरह PTI के लोगों को बाकी लोगों को हरास करके कुछ अंदर कर देंगे, कोई गिरफ्तार हो जाएंगे, पर्चे हो जाएंगे, जब अपने वो पर्चे भुगतते रहेंगे जब कैंपेन चलाएंगे तो और अब इसमें बहुत ही हालात इस तरह के गंभीर से होते जा रहे हैं। और इसमें जो मेरे ख्याल में जो सबसे अहम सवाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, खासतौर सूबाई असेंबली होंगे, और मैं तो इस वक्त सारी उम्मीद या नजर बल्कि मैं क्या सारे जो जमहूरी पसंद लोग हैं और जिनको जमहूरियत से जरा भी हमदर्दी है वो सब अदलिया की तरफ देख रहे हैं कि अदलिया इसमें अपना रोल अदा करेगी तब इलेक्शन होते हैं। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू सो मच। आपका सब यही है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और सारी कौम इस वक्त जहां देख रही है वो है हमारी अदलिया, वो क्या फैसला करेगी। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो, और हमेशा मैं इस घंटे में ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेके आती हूँ आपके लिए, ताकि आप सुने और सोचें कि अगर आप घर बैठे हैं और आपका काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा और आपका दिल नहीं कर रहा कि आप बाहर जाएं और जॉब करें, आपका कोई बॉस एंड व्हाटसोएवर, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी मैं हमेशा कई दफ़ा इस बात को अपने शो में कोट कर चुकी हूँ कि फाइनली वी स्विच्ड आवरसेल्फ टू डिजिटल पाकिस्तान। कोविड-19 जैसे ट्रेजेडी ने कुछ ना कुछ हमें सिखाया हो तो उसमें सबसे चीज़ टॉप ऑफ द लिस्ट यही आती है कि सब लोग वो टिपिकल माइंडसेट के लोग जो कि बड़ा बिजनेस करते थे, लेकिन अब समझ आया कि ई-कॉमर्स पर यानी आपका ऑनलाइन बिजनेस होना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसे कपल से आज आपकी मुलाकात करानी है जो बेसिकली घर बैठकर काम करते हैं। ई कॉमर्स को एक्सपैंड करना ये उसके एक लाइव एग्जांपल है, उस पर स्विच करके किस तरह से घर बैठकर आप कमा सकते हैं। तो इनसे अब हम आज के शो में कुछ टिप्स लेते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ अजीजुर रहमान मौजूद हैं, बिजनेसमैन है, ई कॉमर्स पर काम करते हैं। आपको आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और उनकी जोजा भी हमारे साथ हैं, बीवी है उनकी, उनके साथ हाउस वाइफ होने के साथ साथ काम करती हैं, बिजनेस करती हैं। तो आपको भी आज के शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सादिया इनका नाम है। सादिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सादिया गुड टू सी यू। और आपसे शुरू कर लेते हैं ना, लेडीज काम फर्स्ट। तो हम आपसे शुरू कर लेते हैं, कब शुरू किया ये काम और कब से कर रही हैं? और ई कॉमर्स आज के इंडस्ट्री में या आज के इस टाइम पीरियड में क्या कहेंगी आप, कितना ज़्यादा ज़रूरी है? स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल हो, ई कॉमर्स मतलब आपका इंटरनेट पे या ऑनलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने 2018 में स्टार्ट किया था और वेरी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में कोविड का स्टार्ट हो गया था। तो उसमें तो फिर हमारा काफ़ी ज़्यादा ही लाइक लॉस वगैरह ये चीज़ें चल रही थी। फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता स्विच करना शुरू किया ई कॉमर्स पे, कि हम लोगों ने फिर लाइक जिस तरह हम लोग सीख रहे थे कि अब हमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर चल रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए हम लोगों ने। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को ई कॉमर्स को भी ट्राई करना चाहिए कि ये भी क्या है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सीखा, फिर साथ मैंने इनका हेल्प आउट किया कि आप क्या करते हैं। फिर हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड्स वगैरह को क्लिक किया कि क्या करेंगे। मतलब आपने खुद इंटरेस्ट शो किया या ही कन्विंस्ड यू कि नहीं आप भी साथ? नहीं, हम दोनों का मतलब लाइक शो की बिजनेस का था, दोनों का शो की बिजनेस था। स्टार्ट से डे 1 से हम लोगों का माइंडसेट ही बिजनेस पे था। That's really good. चलिए अजीज रहमान, इस पर आप बात कर रहे थे बिकॉज यू आर द वन जिसने सोचा होगा, बिकॉज इज ऑलवेज अ मैन जो एक आइडिया होता है उस पर काम करना शुरू करते हैं। बट अच्छी चीज़ ये है कि आपने इनको भी साथ शामिल किया। जी बिल्कुल। घर बैठ के आप कितना, पहले तो
एग्जैक्ट डिजिट नहीं पूछ रही, लेकिन कितना मैक्सिमम कमा लेते हैं और काम किस तरह से करते हैं ये तकरीबन अभी जो है हम पर मंथ जो है 2 मिलियन तक का जो है ना वो बिजनेस कर रहे हैं। इसमें जी उसमें इस तरह से है कि पहले पाकिस्तान में ना डिजिटल मार्केट में 2 किस्म की मार्केट्स हैं, एक B2B है, एक B2C है। B2B जैसे जो है ना जो बहुत सारे के मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल डायरेक्ट जो है ना वो आगे जो है होलसेलर जो होते हैं कि आपने बनाया और वर्ल्ड वाइड जितने भी बिग ब्रांड है उनको मैन्युफैक्चरिंग करके दे दी, इसको B2B कहते हैं, बायर टू बायर कहते हैं। एक है मॉडल B2C। B2C मॉडल में हमारा जो है ज्यादा ये है कि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें और खुद ही जो है ना वो आगे रिटेल के अंदर जाएं। जैसा कि इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो है दुनिया में बहुत सारी जो है वो मार्केट्स हैं जो B2C में वर्किंग कर रही हैं, पाकिस्तान में भी है और इंटरनेशनल भी है। तो हमने सबसे पहले B2B स्टार्ट किया। हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो है वो इंटरनेशनली भी हैं, मतलब USA में भी हैं, UK में भी हैं, बहुत सारे के हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हर चीज़ हमारी अपनी है। तो हमने उसको फिर आगे जाके ई कॉमर्स के साथ जो है ना वो लिंक कर दिया हमने कि हमने जो है ना उसको कैसे ऑनलाइन जाके हम उसको जो है ना सेल आउट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो है बहुत कम लोग जो है इसके ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं B2C के ऊपर जो है ना। B2C में ये है कि मतलब कि आप अपने जो है अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और खुद ही रिटेल करते हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप जो है यहाँ बैठ के वर्ल्ड वाइड कहीं भी अपनी प्रोडक्ट को जो है ईजिली सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बहुत एक्सपैंड होते हुए देखी इन 3 सालों में आफ्टर कोविड ना। आप फ्रीलांसिंग की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, आपने जो एग्जैक्ट डिजिट बताई मैं इसलिए पूछना चाहती थी ताकि देखने वाले इस बात पर कन्विंस हो सके कि घर बैठ के भी इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें, जरा टेक्निकलिटीज पर भी बताएं ताकि लोग भी उस पर अगर काम करना चाहे तो उनको गाइडलाइन पता हो। जी इसमें जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो इस टाइम सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो अमेज़न का चल रहा है। बिल्कुल, कि लोग अमेज़न के ऊपर जो है ना बहुत सारी इंस्टीट्यूट भी हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसमें एक जो है चीजें ये हैं कि उसमें आप चाइना से बाइंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे और वहाँ पे USA में जो या UK के अंदर जो है ना आप अमेज़न के ऊपर आप जाके सेल करते हैं। इसमें जो है पाकिस्तान की प्रोडक्ट तो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, हम इतने डेवलप नहीं है। यहाँ पे जितनी भी फास्ट टेक्सटाइल के अंदर जो है पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, हम लेदर के अंदर है, डिफरेंट चीजें हैं जो हम बना के यहाँ बनती हैं, जीन्स यहाँ बनती है, कितनी अच्छी इंपोर्ट की जाती है। तो उसमें ये है कि उससे ज्यादा ये है कि हम खुद अपनी प्रोडक्ट को जो है वो उस मार्केट तक लेके जाएं और अपने ब्रांड नेम से लेके जाएं। मतलब कि उसमें भी ये कि जैसे मैंने बताया कि अमेज़न है, अमेज़न के साथ एक और आता है शॉपिफाई। मतलब कि अपनी खुद वेबसाइट बनाएं, अपनी खुद रेंटेड बनाएं। जिस तरह से नाइकी है, एडिडास है, वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं अगर थोड़ी सी हम इसके ऊपर मेहनत करें। तो इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और हमारी यूथ को ज्यादा से ज्यादा एंगेज होगी और पाकिस्तान जो है वो इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है मेन चीज हमारी ये कि रेवेन्यू जनरेट होगा और पाकिस्तान के अंदर आएगा। हम बेसिकली पाकिस्तान ग्रोथ करेगा। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। जी हरमीत। अच्छा, मेरा सवाल ये है, आप दोनों माशाल्लाह कामयाब हैं और हम अगर दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में ई कॉमर्स की अगर बात की जाए तो पूरा ट्रेंड चला पड़ा है और लोग कहीं ना कहीं इस पे ज़्यादा अब फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान में बात करूँ तो यहाँ पे भी ये रुझान है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, कोशिश उनकी होती कि वो भी आके जो है वो इसी में हिस्सा लें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वजूहात होती हैं कि जिसके बिना पर वो मायूस हो जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी बातें होती हैं जिससे वो साइड पे हो जाते हैं? कितनी मेहनत की ज़रूरत होती? क्या वो मेहनत से घबरा जाते हैं या कहीं ना कहीं रिस्क का कोई मामला होता है? मैं आपसे जानना चाहूँगा ताकि आप शेयर करें कि वजूहात क्या है उसकी वजह से वो साइड लाइन पे हो जाते हैं। सर उसमें जो है वो मेन रीज़न ये है कि स्टार्ट में जब नई नई चीज़ें आई, कोविड आया अचानक, तो बहुत सारे हमारे जो है उसमें बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा वर्क भी किया, अभी भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें ये था कि जितनी की हाइप क्रिएट की गई ना, उसके पीछे उतनी वर्किंग नहीं थी, कि उसके पीछे उनकी जो है ना वो सॉलिड जो है वो चीज़ें नहीं थी। कि जो है ये इंस्टीट्यूट तो बहुत है, हर किसी ने कहा कि मसला कि डॉक्टर परेशान है, इंजीनियर परेशान है कि डॉलर में कमाए। जिसने यहाँ बिजनेस नहीं किया, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो बाहर भी जो है वो ऐसे ही बिजनेस करेगा। तो सबसे पहले तो ये था कि मसले 1, 2 साल 3 साल सीखने में लगे हर बंदे ने, जो है कॉलेज लेवल पे था, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे था, वो अचानक जो है ना वो इस साइड पे आया कि मैंने जो है ना अमेज़न को सीखना है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। लेकिन आगे उसने क्या जाना है, कहाँ पे जाना है, क्योंकि उसमें डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म थे।
उनको वहां पे जाके समझ नहीं आई, वहां पे वो स्टक होते गए, जिनकी वजह से जो है आजकल जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूट जिन्होंने करवाया भी, लेकिन उसमें जो है मेन चीज ये थी कि उनका जो है वो चीजें मेंटली तौर पे क्लियर नहीं थे उसमें कि हमने इसको कैसे करना है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म राइट है, कौन सा एक और नहीं। सवाल जो आपसे जानना चाहूंगा, अगर अमेजोन की तरफ कोई आता है, जाहिर बात है हम बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे कुलीग जो हैं उन्होंने शुरुआत की थोड़े बहुत पैसों से और आज वो अच्छा भला कमा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा शेयर कीजिएगा कि जो नए लोग हैं, क्योंकि जाहिर बात है आजकल जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है हर शख्स उससे मुतासर है, तो मिनिमम क्या अमाउंट होती है अगर अमेजोन की तरफ आप आते हैं और आप शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट और आप चाहते हैं कि 2 पैसे वो कमाए? अच्छा सर, इसमें मैंने आपको पहले 2 प्लेटफॉर्म बताए थे, एक B2B है, एक B2C है। तो इस अमेजोन के लिए, क्योंकि जिसने पाकिस्तान में हमने करना है, पाकिस्तान से हमने यूएसए में करना है, तो यहाँ पे आपको डॉलर्स बहुत है, मतलब कि एक प्रोडक्ट के लिए 10,000 से 20,000 तक डॉलर जो है ना वो आपको चाहिए। वहां पे भी आगे 2-3 चीजें हैं, कुछ ड्रॉप शिपर हैं, कुछ होलसेलर हैं, कुछ अपना प्राइवेट लेबल करते हैं। तो इसके पैरेलल जो है इस टाइम एक मार्केट है जैसे अलीबाबा है कि वो क्या करते हैं कि आपको पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ये है कि एक मतलब कि उन्होंने अभी यहाँ पे स्टार्टअप लिया, जैसे अमेजोन है सेम लाइक एज अलीबाबा, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर है, वो यार मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। मेन फोकस हमारा जो है वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए कि हमने अपनी प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड कैसे सेल करना है, ना कि किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लेना है और जाके तीसरे कंट्री में जाके उसको जो है ना बेच देना है। अच्छा अजीज रहमान, मुझे एक बात बताएं, अमेजोन, अलीबाबा या दराज या एक्सपेजी, अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2-3 सालों में इन्होंने भी बहुत ग्रो किया है, लोगों ने बहुत बिजनेस भी किया और हम जैसे लोगों ने बाय बहुत किया। अब लोग रिलाई करते हैं, आपने देखा होगा पहले लोग रिलाई नहीं करते थे, ऑनलाइन चीज़ मंगाएंगे मतलब मंगाएंगे कुछ और आएगा कुछ। अब लोगों का ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो गया है। अब अगर हम बिज़नेस करने की बात करें तो आप लोग जब बिज़नेस करते हैं तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के कुछ SOPs होते हैं, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हर काम करने वाला बंदा पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम उन SOPs पर नहीं चल सके। कितनी मुश्किलात आई शुरू में जब आपने काम शुरू किया, और क्या क्या बहुत दफ़ा चीज़ें रिजेक्ट में चली जाती हैं और एक टाइम में चली जाती हैं। तो जिन्होंने शुरू करना है उन्हें पहले किन चीज़ों को कीप इन माइंड रखना चाहिए, ये बताइए। इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ ऐड ऑन करूंगा कि जो है पूरी दुनिया में एक ब्रांड लॉन्च करना एक बहुत बड़ा एक काम है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन पाकिस्तान से ब्रांड लॉन्च करना पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ईजी है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ई-कॉमर्स की सर्विसेज बहुत चीप हैं, सस्ती हैं। उसके बाद आपको स्टूडियो हो गया, फोटोशूट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, बहुत ज्यादा आसान है। उसकी वजह से ये है कि अगर आप अपना प्राइवेट लेबल जैसे अलीबाबा है या अमेजोन है या बाकी चीजें हैं, उसके पैरेलल एक शॉपिफाई स्टोर है कि आप जो है ना अपना जो वेबसाइट है, अपनी जो रिटेल स्टोर है वो यहाँ पे लॉन्च करके अपनी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। सबसे ज्यादा अमेजोन से भी ज्यादा अगर कोई सक्सेस स्टोरीज हैं तो हमारी डिजिटल मार्केटिंग में अपनी रिटेल के अंदर जो है ना शॉपिफाई के ऊपर अपना ब्रांड लॉन्च करना है। इसमें क्या है कि यहाँ पाकिस्तान में भी आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और बहुत एक मिनिमम लेवल पे, कि मतलब कि बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट पे आप अपना पाकिस्तान में भी कोई भी एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड के अंदर भी कर सकते हैं। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो किस चीज़ का, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल का? वो हम जो है हमारा एक बेबी जो है वो गारमेंट्स का काम है। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, खुद सेल आउट करते हैं। और मजे की बात ये कि हमारा स्टॉक लेस है। हम डेली जो ऑर्डर आते हैं वो डेली बनते हैं और नेक्स्ट डे जो है हम उसको डिस्पैच कर देते हैं, मतलब फ्रेश जो है। अच्छा सादिया, इस हवाले से आप बताएं, लड़कियों की साइकी भी और उनकी नॉलेज भी इस हवाले से बड़ी अच्छी होती है, मतलब बच्चों को क्या पहनना है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, और फिर आपने एक टारगेट ऑडियंस होती है आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और आपने जब इसको बिल्ड किया तो आपने किन चीज़ों का ब्रांड बिल्ड करने में ख्याल रखा? हम लोगों ने ज़्यादा कलर स्कीम पे बहुत ज़्यादा कि बच्चों के, जाहिर सी बात है एज अ मदर मुझे भी पता है कि बच्चों पे कौन से कलर सूट करते हैं, तो डिज़ाइनिंग वगैरह सारा सुपरविजन वो मैं करती हूँ, बाकी सारा डिजिटल का ये देखते हैं। तो उसमें फिर डिज़ाइनिंग वगैरह में ये होता है कि बच्चों पे क्या चीज़ अच्छी लग रही है, फिर पेरेंट्स का भी कुछ आता है, फीडबैक आता है कि लाइक आप कार्टून्स इस टाइप के, फिर हम लोग उनका भी फीडबैक लेते हैं कि आप लोगों को क्या पसंद है, क्या आपके बच्चे, फिर वो कस्टमाइज में ये होता है कि वो फिर अपना भी बताते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो वो हम लोग फिर उस पर वर्किंग करते हैं कि कस्टमर के साथ भी हम लोग कॉन्टेक्ट किया होता है कि ठीक है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ताकि हम लोग वो प्रोवाइड कर सकें ईजीली।
तो जैसे इन्होंने कहा है कि हमारा स्टॉकलेस है, तो हम लोग उसमें फिर ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं कि ठीक है कि इसमें हमारी मदर्स के साथ कॉन्टेक्ट भी है। जैसे आप देख लें कि डिज़ाइन है, डिज़ाइनिंग है, समर में कौन से कलर्स चलेंगे, विंटर में कौन से कलर्स चलेंगे, और ये खवातीन से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो ये सारी वर्किंग ये बहुत अच्छी बात है। पता है, आपसे पूछने का मकसद भी ये था कि वो तमाम खवातीन जो घर बैठ के स्क्रीन के उस तरफ मुझे देख रही हैं, हेयर मी आउट, इफ़ यू डोंट वांट टू गो आउट, और अगर आपको कोई पाबंदियां है, कोई भी मसला है, तो घर बैठकर भी आप काम कर सकते हो। ये एक लाइव एग्जांपल है इसकी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। डिस्कशन को बहुत प्रोडक्टिव थी, मजीद भी हम इसको करना चाहते हैं, लेकिन फिर किसी दिन टैप करेंगे। अभी आपके लिए डेमो मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। यू कैन स्टार्ट नाउ, बिकॉज आज का पहला दिन है, वीक का पहला दिन है, तो इसे थॉट के साथ करें कि इस हफ्ते में आपने कुछ अच्छा करना है, चीज़ें खुद ब खुद ही आसान हो जाएंगी। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल सोशल मीडिया पे खबर आपने वायरल देखी होगी, विकीपीडिया के हवाले से। पीटीए ने गुस्ताखाना मवाद ना हटाने की वजह से ब्लॉक किया है विकीपीडिया को। अब सूरत हाल क्या है, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सलमान अवान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हरमीत के साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। सो ओवर टू यू हरमीत। जी बिल्कुल सोहा, आपने तो फरमाया कि कल सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई, और जब ये खबर आई तो ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसके हवाले से जब ये चीज़ें आती हैं तो ख़बरें भी गर्दिश करती हैं और कहीं ना कहीं तशवीश भी पाई जाती है। लेकिन बहरहाल इस पर गुफ्तगू करने के लिए सलमान अली अवान साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह बनी, क्या इससे पहले भी हमने देखा था कि जब टिकटॉक पे ये मामला आया था, टिकटॉक को बंद कर दिया गया था, फिर वो मामला तय हो गए, तब जाके टिकटॉक की इजाज़त दी गई, तो इसका भी मामला उसी तरह है या इसमें कुछ डिफरेंट है? जी बिल्कुल, थैंक यू, आपने बात करने का मौका दिया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर जो एक इस्लामिक फोबिक टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इस्लामोफोबिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, राइट विंग के वहाँ पे लोग हैं, उनके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। चाहे वो कोई रिएक्शन वाली बात है, ये जो कोई भी बात है, लेकिन वो एक दिल आज़ारी पर मबनी बात है। आज़ादी इजहार का सहारा लिया जाता है और इस्लाम के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो की जाती है। और हमने देखा कि कुरान पाक को नज़र आतिश करने के वाक़यात हुए हैं, ओपनली हुए हैं, और स्वीडन और डेनमार्क जैसे ममालिक के अंदर, क्योंकि जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती, वहाँ पर बाकायदा तौर पर इंतज़ामिया से इजाज़त लेकर इस किस्म की एक्टिविटीज़ की गई, और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर सख्त रिएक्शन जो है वो सामने आया। विकीपीडिया की हम बात करें तो विकीपीडिया पर भी इसी किस्म का जो तौहीन आमेज़ मवाद था, मौजूद था। उसके हवाले से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने विकीपीडिया से रब्ता किया और उनसे बारहा उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करने की कोशिश की गई कि इस मवाद को हटाया जाए, क्योंकि ये मवाद जो है दुनिया भर में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस बन रहा है। लेकिन क्योंकि पीटीए का दायरा कार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तक है, तो जो प्रॉपर जो हम कह सकते हैं हमारे SOPs हैं, उनके मुताबिक विकीपीडिया से रब्ता किया गया, उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से ये पता चला है कि वहाँ से कोई ख़ास जवाब या रिएक्शन नहीं आया। लेकिन कुछ मवाद जो है बहरहाल उनकी जानिब से हटाया गया, लेकिन तमाम तर मवाद जो है वो नहीं हटाया गया, जिसके ऊपर PTA ने अपने रूल्स के मुताबिक उनको 48 आवर्स की डेडलाइन दी, और उस 48 आवर्स की डेडलाइन के अंदर विकीपीडिया से कहा गया कि वो जो तौहीन आमेज़ या नफरत अंगेज़ मवाद है उसको हटाया जाए। लेकिन उस डेडलाइन के अंदर भी उस मवाद को नहीं हटाया गया। हम बात करें 1 फरवरी की, 1 फरवरी को PTA की जानिब से कहा गया था विकीपीडिया को कि ये मवाद हटाया जाए। तो आफ्टर 48 आवर्स जो है फिर ये PTA ने विकीपीडिया की सर्विसेज को डिग्रेड कर दिया, और उसके बाद PTA का ये कहना है कि अगर ये सर्विसेज जो हैं रिज्यूम सिर्फ इसी सूरत में हो सकती हैं कि मवाद को मुकम्मल तौर पर विकीपीडिया से हटा दिया जाए। अच्छा सलमान, ये बताइएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ऐड कर लें, इस चीज़ को थोड़ा सा ऐड कर लें। आपने बताया स्वीडन में जो हुआ, उसके बाद तुर्की में भी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में हमने एहतजाज भी देखा, और इस तरह की चीज़ें जब आलमी सतह पर होती है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया जो है वो शदीद मुतासिर भी होती है इससे, और अपने अपने तरीके से लोग एहतजाज भी करते हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग PTA ने जो इनिशिएटिव लिया है वो HPD सर्विसेज जो हैं वो 48 घंटे के लिए, जैसे कि आप कह रहे हैं, बंद की हुई हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको कोई रिएक्शन या इस तरह से कोई PTA को नहीं मिला विकीपीडिया की जानिब से, तो मज़ीद आगे इसको किस तरह से परसू किया जाएगा? 48 घंटे से मज़ीद चीज़ें बढ़ा दी जाएंगी या फिर कोई ऐसा फैसला भी किया जा सकता है विकीपीडिया के हवाले से पाकिस्तान में?
जी, अगर आप रिकॉल करें मेमोरी तो 2010 में फेसबुक और यूट्यूब को भी इसी वजह से ब्लॉक किया गया था बिल्कुल। पाकिस्तान में कि इंतहाई नफरत अंगेज और काबिल एतराज़ मवाद वहाँ पर मौजूद था और वंस अगेन इस्लामोफोबिक कंटेंट था। और अब भी पीटीए की जो डेडलाइन है वो तकरीबन गुजर चुकी है और पीटीए का ये कहना है कि अगर जो डेडलाइन के बाद भी अगर ये मवाद नहीं हटाया गया तो उसको विकीपीडिया को मुकम्मल तौर पर बैन किया जाएगा। अगर हम बात करें विकीपीडिया के रिएक्शन की जानिब से कि विकीपीडिया का या क्या मौक़िफ़ है, तो विकीपीडिया जो है जैसे आप जानते हैं कि वहाँ पर जितना कंटेंट होता है आम लोग जो यूज़र्स जो हैं, सार्फिन जो हैं, स्पेसिफिक लोग जो हैं उसको अपग्रेड करते हैं या अपडेट करते हैं या अपलोड करते हैं। तो विकीमीडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विकीपीडिया को रन करती है, बुनियादी तौर पर एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, और उनका कहना है कि कंटेंट के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। वंस अगेन आज़ादी इजहार की आड़ ली जाती है, वंस अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच की या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ ली जाती है। लेकिन दिलचस्प या अजीब बात यह है कि यही चीज़ अगर हम जाएं एंटीसेमिटिज्म की तरफ तो वहाँ पर जो है इस किस्म की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आप हॉलोकॉस्ट पे बात नहीं कर सकते, आप बहुत सारे जो ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हैं जो कि ज्यूज से रिलेटेड हैं, जूइश हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। अगर उस किस्म की कोई बात होती है तो उसको फौरी तौर पर ब्लॉक किया जाता है। लेकिन ऐसा कंटेंट जो कि ना सिर्फ इस्लाम बल्कि दीगर मज़ाहिब के हवाले से भी अगर मौजूद है विकीपीडिया के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पर अगर बात की जाए तो मगरिब के कान के ऊपर किसी किस्म की जूं तक नहीं रेंगती। तो विकीमीडिया का ये कहना है कि ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है और हम कंटेंट जो है उसके जिम्मेदार नहीं है। जी सलमान साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें, हमने देखा है कि जिस तरह आपने जिक्र किया फेसबुक का, यूट्यूब का, जब भी हमने देखा जब हिंदुस्तान के कुछ लोग जो हैं उनका सरसूख था ट्विटर पर, तो यहाँ पे कश्मीर के हवाले से जब कोई बात आती या दीगर तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया या ब्लॉक कर दिया जाता था। अब जो पाकिस्तान ने ये इक़दाम उठाया, जाहिर बात है कि जिस किस्म की हमने देखा कि एहतजाज और रैली निकाली गई है गुस्ताखाना मवाद के ख़िलाफ़, और जो चीज़ें सामने आई, यकीनन हर शख्स जो है, जो शख्स ताल्लुक़ रखता है, जिस मज़हब से उसका ताल्लुक़ होता है, तो दुख उसको भी होता है और दीगर लोग भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है। लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहूँगा कि टिकटॉक का जो मामला आया था, आपको याद है, तो उस मामले पर हमने देखा कि काफ़ी अर्सा तक टिकटॉक बैन था। दोबारा कहीं ना कहीं वो मवाद जो है, वो फाश मवाद जो था, उसको हटा दिया गया और उसको इजाज़त मिली। अब ये स्टेप पाकिस्तान ने लिए, कि आपको लगता है कि दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं उनको भी इस किस्म का इक़दाम उठाना चाहिए ताकि इस किस्म के मवाद जो हैं, जिस तरह उनके बारे में जब चीज़ आती है तो फिर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो उन चीज़ों को हटाया भी जाता है और उसके हवाले से एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो वहाँ पर खामोशी नज़र आती है। तो अब इस्लाम यानी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनको क्या इक़दाम उठाने चाहिए इस तरह? जी बिल्कुल, टिकटॉक का आपने अच्छा हवाला दिया कि वहाँ पर जो फोहश मवाद मौजूद था उसके हवाले से पाकिस्तान ने स्ट्रिक्ट या स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया और उसके बाद टिकटॉक को मजबूर होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर इसके पीछे आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि टिकटॉक के पीछे जो है वो एक चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन है या चाइनीज़ अथॉरिटी थी, और उसके बाद ट्विटर जो है वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर है। ट्विटर की बहुत बड़ी मार्केट जो है वो इंडिया में है, ट्विटर के ऑफिसेज जो हैं वो इंडिया के अंदर काम करते हैं। तो इसके पीछे आप कह सकते हैं कि एक बैकडोर जो लोग काम कर रहे होते हैं या एजेंडा काम कर रहा होता है, उनकी तरजीहात जो है वो कुछ और होती हैं। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि दुनिया भर के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए। हर इंसान का जमहूरी जो नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक बुनियादी हक है, लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो किसी की दिल आज़ारी पर मबनी नहीं होना चाहिए, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आज़ादी इजहार की बात करते हैं, तो ये आज़ादी इजहार जो है वो ज़िम्मेदारी के साथ होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान के साथ, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी है और इस हवाले से विकीमीडिया की जानिब से इस बात पर अफसोस का भी इजहार किया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और 5वें बड़े मुल्क ने आबादी के लिहाज से मुल्क है अपने जो शहरी हैं उनकी एक्सेस रोकी है विकीपीडिया तक। तो फिर विकीपीडिया को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर जो मुसलमान हैं, क्योंकि हम इस वक्त हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, एक इस्लाम के हवाले से मवाद जो है वो मौजूद है, उनकी दुनिया भर के अंदर मुसलमान फैले हुए हैं और 1 अरब से ज्यादा मुसलमान दुनिया के अंदर मौजूद है। तो उन सबकी दिल आजारी हुई है। दिल आजारी जो है, ठीक है सलमान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात को ही सेकंड करके मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूंगी कि बीइंग अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ इस्लाम बल्कि किसी भी मजहब के लोगों की दिल आजारी ना की जाए और इसका खास ख्याल रखा जाए। तो भी आखिरी कॉल पीटी की तरफ से आना भी बाकी है, जिस पर देखा जाएगा कि विकीपीडिया को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक लिस्ट पर भेजा जाएगा या फिर नहीं। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल नेचुरल प्रोसेस जितने भी हैं, आप फ्रूट्स का नाम लें, आप सब्जियों का नाम लें, आप प्रोटीन का नाम लें, व्हाटसोएवर, हम कोशिश करते हैं कि बहुत हेल्दी खाना खाएं, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इस तरह से होती है इन तमाम चीज़ों की कि वो प्योर वाइटामिन्स मिनरल्स जो हमें इन तमाम चीज़ों से मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से हमें मिनरल्स की तरफ या फिर हमें जाना पड़ता है वाइटामिन्स की तरफ, और ये रुझान भी है। एक और गलती हम करते हैं, गेस व्हाट, वो ये कि आजकल हम रिव्यूज से बहुत रिलाई करते हैं। सोशल मीडिया पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, फेसबुक पे गए, व्हाट्सएवर, आप वहाँ जाते हैं, रिव्यू देखते हैं कि इसने ये विटामिन्स लिए थे, बाल तो बड़े अच्छे हो गए, नेल्स तो बड़े अच्छे हो गए, स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है, चलो लेट्स ट्राई, हम भी ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। विटामिन्स लेने चाहिए तो कौन से लेने चाहिए, कब लेने चाहिए और कितने लेने चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब हम लेते हैं। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ज़ैन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कहिएगा कि पहले तो इस बात पे बताएं कि रिव्यू देखकर हम विटामिन्स की तरफ स्विच कर गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आवाम कहती है कि भाई अब ऐसे विटामिन्स मिलने हैं तो हम एज पे जाने से पहले या बूढ़े होने से पहले खाना शुरू कर देते हैं। किस एज में विटामिन्स खाने चाहिए ये बताएं पहले। देखिए, सबसे पहले तो मसला ये है कि हमारी सोशल मार्केट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर टारगेट ऑडियंस नहीं की जाती, उस पर सिर्फ ऐड चला दी जाती है कि ये सप्लीमेंट सबके लिए है। हाँ, सबसे बड़ा मसला ये है, उसको ऐड में इतना ग्लैमर प्रेजेंट किया जाता है कि हर बंदे को लगता है कि मैं ये चीज़ यूज़ करूंगा तो मुझे फायदे मिल मैं प्यारा हो जाऊंगा या मैं प्यारी हो जाऊंगी। तो मसला ये है कि हर एज के साथ जेंडर टू जेंडर, कंडीशन टू कंडीशन आपकी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विटामिन वेरी करता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है उसकी वैल्यूज़ अलग होगी, रिकमेंडेशन वैल्यू, अगर कोई अडल्ट है उसकी अलग होगी, अगर कोई फीमेल है जो प्रेगनेंसी की फेज़ के अंदर उसकी अलग होगी, जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी अलग होगी। इट डिपेंड्स कि आपके जिस्म के अंदर किस चीज़ की कमी है। एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड लेती हैं। ठीक है। अब उसका फ़ायदा ये है कि ये न्यूब्लेट ट्यूब डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अगर आपकी फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो आने वाला जो बच्चा है वो आप कह लें नॉर्मल पैदा नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंस है फॉलिक एसिड की प्रेगनेंसी के अंदर। और आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी से पहले डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड का बंदोबस्त कर लें। वो क्यों कहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर आयरन लेवल, आरबीसीज का लेवल कम होता है। वो क्यों होता है? आयरन डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। अब देखें, एक मिनरल की वजह से, एक न्यूट्रिएंट की वजह से आपकी सारी डिलीवरी पोस्टपोन्ड हो रही है कि आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है। अगर वही आप अपनी डाइट से पूरी कर लें तो डेट्स वेल एंड गुड। अगर आप डाइट से पूरी नहीं कर रहे तो यू हैव अनदर ऑप्शन कि आप सप्लीमेंट की तरफ जाएं। अच्छा, हम चलिए इस पे बात कर लेते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन के एक बंदा बिल्कुल ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं, या फिर मैं ये समझूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बेहतरीन, मतलब मेरी सेहत बहुत अच्छी है जो बज़ाहिर बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं विटामिन्स की कमी होती है। ठीक है। इसके लिए यू शुड गो फॉर द रेगुलर चेकअप। और आजकल तो खास तौर पे क्योंकि आप जो खा रहे होते हैं आपको लगता है वो बेस्ट है, लेकिन उसमें वो बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है। तो एक आम बंदा जो बिल्कुल ठीक है, से कोई बीमारी नहीं है, उसे किन विटामिन्स की तरफ जाना चाहिए? अब देखिए, जितने भी हमारे पास विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी स्वेयर नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, आपको फ़ौरन एंजाइना शुरू हो गई है, आपके फ़ौरन हाथ पाँव में दर्द शुरू हो गई, जोड़ों में दर्द शुरू हो गई है, या आपकी जो हार्ट बीट है फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई है। ये हमें एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अब विटामिन्स की डेफिशिएंसी के अंदर या आप मिनरल्स की डेफिशिएंसी के अंदर कहें कि हमें कोई एक एग्जैक्ट प्रूफ मिल जाए तो ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हमें माइनर से अलर्ट्सनेस मिलते हैं, जैसे कि आपके सर में दर्द रहना शुरू हो जाती है, आपके मस्कुलर पेन होना शुरू हो जाती है, अननेसेसरी जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाती है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, बगैर किसी रीज़न के एक्नी होना शुरू हो जाती है, बगैर रीज़न के हमें लगता है, लेकिन हमारे अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जो आते हैं और करना चाहिए आपको। हरमीत इस्लामाबाद से मौजूद है हमारे साथ। जी बाजी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें हमारे शोज़ में भी बहुत सारी ख़वातीन डॉक्टर आती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, और जब हम नाश्ते की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआत आपकी वहाँ से होती है, तो कहीं ना कहीं इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बता देती हैं कि वो एक आम आदमी के लिए ख़रीदना या उस तरह नाश्ता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 12 करोड़ जो आवाम है उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता हमारे मुल्क में सही तरीके से। तो आपसे जानना चाहेंगे कि
कौन सी ऐसी चीज़ है कि कम से कम जो है अगर आप वो भी खा लें, आपका दिन जो है कहीं ना कहीं वो विटामिन, वो मिनरल, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पहुंच सकती है, आपकी बॉडी की जो ज़रूरत है वो पूरा कर सकती है। तो कुछ सिंपल से आपसे जानना चाहिए कि ये नहीं कि 2 गिलास दूध पिया फिर 12 बादाम खाए, ये तो बड़े लोगों का काम है ना, उसके लिए तो बड़े नौकर चाकर चाहिए। और सुबह मेरे जैसा बंदा जो है वो सुबह आता है ऑफिस के लिए, दौड़े लगाना है उसमें, तो बड़े मुश्किल से अगर तंदूरी नान मिला या 2 ब्रेड मिले तो खा के वही शो में बैठना है मैंने। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान की जो कंडीशन है, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि हर बंदे को अगर दोपहर का खाना खाते हैं तो रात की फिक्र पड़ जाती है, सुबह का खाएं तो दोपहर की फिक्र पड़ जाती है। तो अगर आप कहें कि एक हेल्दी नाश्ता जिसके अंदर सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन पूरी हों, तो वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी मिनरल्स और वाइटामिन डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि अपने ब्रेकफास्ट के अंदर एक पोर्शन वेजिटेबल्स का रखें और एक फ्रूट का रखें। और ये जो कॉन्सेप्ट है ज़्यादा रोटी खाने वाला, और पाकिस्तानी मोस्टली यही करते हैं, सुबह भी रोटी, दोपहर भी रोटी और शाम भी रोटी, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं और कहते हैं कि हम खाना बिल्कुल ठीक खा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मसले पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं। अब मसले क्यों हो रहे हैं कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, आप ना मिनरल्स ले रहे हैं ना वाइटामिन ले रहे हैं। अब एक गाजर है, गाजर की क्या कॉस्ट है, आपको मार्केट में 10 रुपए की मिल जाएगी। अब उसके अंदर मौजूद विटामिन ए, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है, रात को आपको नजर नहीं आ रहा। ये 10 रुपए में अगर आपका नाइट ब्लाइंडनेस का मसला हल हो जाए तो आपको और क्या चाहिए। लेकिन हम नहीं खाते, नहीं खाते, मतलब हमें ख्याल ही नहीं है कि ये हमें कितनी अफादियत है इसकी और हमें कितना कुछ दे सकता है, लेकिन हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा, एक और बात डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बायोटिन बड़ा खवातीन इस्तेमाल करती हैं, और आजकल आपको पता है फैशन है, एक खातून ने दूसरी खातून को देखा, अच्छा नेल्स बहुत अच्छे हो गए बिकॉज यू आर टेकिंग वाइटामिन्स, बाल बड़े अच्छे हो गए बिकॉज यू आर टेकिंग बायोटिन। बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं वाइटामिन की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे सवाल किया कि एक बंदा बिल्कुल ठीक है या एक बंदी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद है, फिर भी उसको ये वाइटामिन क्या इन्हांस करते हैं ब्यूटी को या आपके इंटरनल हेल्थ को, खाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वही बात आ गई कि मार्केट ग्लैमर बहुत है, हेयर्स और नेल्स को बायोटिन के साथ लिंक किया जाता है, बायोटिन को विटामिन एच कहा जाता है, ठीक है। अब बजाय इसके कि हम लोग ऐसी डाइट करें जिसके अंदर से हम बायोटिन ले लें या जिसके अंदर से हम वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट ले लें जो हमारी स्किन के लिए बेहतर है, हमारे हेयर्स के लिए बेहतर है, हमारे नेल्स के लिए बेहतर है, हमें चाहिए शॉर्टकट। हम पे ऑफ करें, हमें टैबलेट मिले, खाएं, सुबह उठे हमारे बाल बेहतर हो जाए और हमारे नेल्स बेहतर, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप जितना शॉर्टकट की तरफ जाएंगे वो आपके लिए उतना हैजर्ड है, आपके लिए उतना हार्मफुल है। लेकिन नो डाउट बायोटिन के इफेक्ट्स हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि हर चीज़ का इंटरेक्शन होता है दूसरी चीज़ के साथ। अब अगर आप बायोटिन की टैबलेट ले रहे हैं, साथ आप एग वाइट खा रहे हैं, तो आपका बायोटिन लेने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। उसका रीजन ये है कि अंडे के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है एविडिन, वो बाइंड कर जाती है बायोटिन के साथ। ठीक है। तो बायोटिन लेना और ना लेना एक बराबर हो जाता है। तो कोशिश करें अगर आप बायोटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ अंडे की सफेदी बिल्कुल ना खाएं, ताकि आप जिस मकसद के लिए बायोटिन ले रहे हैं वो आपका मकसद पूरा हो जाए। अच्छा, मर्दों को कौन से विटामिन्स लेने चाहिए? हमने लड़कियों की तो बात कर ली, उनकी खूबसूरती की बात कर ली। मेरे ख्याल से हरमीत पाजी आपसे यही सवाल करने वाले थे, मैंने कर लिया कि अगर उन्होंने कहा कि चले सेहतमंद रहने के लिए तो करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली एक बंदा फॉर एग्जांपल हरमीत पाजी वांट्स टू कम ऑन स्क्रीन, जिसका काम है, जिसकी जॉब है, सो आपको भी होता है कि स्किन भी ख़राब नहीं होनी चाहिए और आपकी बॉडी भी ठीक रहनी चाहिए, बाल भी ठीक रहने चाहिए, बेड ठीक रहनी चाहिए, इन सब के लिए भी विटामिन हैं। तो मर्दों के लिए कौन से विटामिन? देखिए, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए ऑलमोस्ट विटामिन और मिनरल्स सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते हैं। जैसे हमने आयरन की बात की, आयरन प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में फीमेल्स को ज़्यादा चाहिए होगा, इसका ये मतलब नहीं कि मेल्स को बिल्कुल नहीं चाहिए, मेल्स को भी चाहिए, नीड तो है, क्योंकि हमारे सेल्स, हमारी एनाटॉमी, हमारी फिजियोलॉजी, हमारे ऑर्गन्स सारे सेम है। ह्यूमन एनाटॉमी सेम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी सेम है। अगर आपके ऑर्गन सेम है, आपके स्किन सेल सेम है, तो ऑटोमेटिकली वही हमें भी वही चाहिए होगा जो फीमेल्स को चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मेल्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा मसला है वो इनफर्टिलिटी का आ रहा है, जो कि आज से 10 साल पहले ये मसला नहीं होता था। उसकी रीज़न ये है कि हमारी डाइट के अंदर सेलेनियम और जिंक डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यस, सेलेनियम और जिंक ऐसे दो मिनरल्स हैं जो आपका कह लें कि सेक्सुअल लाइफ को बहुत प्रमोट करते हैं। किससे पूरे हो सकते हैं ये आपके पास रॉ पंपकिन सीड, कद्दू के बीज से पूरे हो सकते हैं, ऑलिव से पूरे हो सकते हैं, सेसमी सीड जिसे आप सफेद तिल कहते हैं जो नान के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं,
उससे आप पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में सप्लीमेंट आते हैं जिंक के, जिंकी का सिरप आता है, आप उससे पूरी कर सकते हैं। ये सारी बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, हम इसको मजीद भी परसू करना चाहते हैं लेकिन वक्त के हम हमेशा से पाबंद होते हैं। सो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। होप कुछ समझ आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करें। हमने आपसे लेनी है अब छुट्टी, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।